हेलो स्टूडेंट, एम ए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस। मैं मोहम्मद कयूम, डिपार्टमेंट ऑफ पोल साइंस, मिर्जा गालिब कॉलेज गया। आप लोगों से ऑनलाइन उपस्थित हूँ। मैं आप लोगों को ह्यूमन राइट्स पढ़ा रहा हूँ। आज इस पेपर के अंतर्गत मैं आप लोगों को आतंकवादी और मानव अधिकार के बारे में बताने जा रहे हैं। टेररिस्ट एंड ह्यूमन राइट्स। यह बहुत ही कौतूहल वाला प्रश्न है कि क्या आतंकवादियों को मानव अधिकार प्रदान किया जाना चाहिए? या क्या सरकार का यह कर्तव्य है कि वह आतंकवादियों को वे सब अधिकार प्रदान करे जो राज्य क्षेत्र के अंतर्गत रहने वाले अन्य नागरिकों को प्राप्त होते हैं? यानी राज्य में जो रहने वाले नागरिक हैं, जिस प्रकार उनको अधिकार प्राप्त है, क्या उसी प्रकार के अधिकार आतंकवादियों को भी प्राप्त होने चाहिए? इस प्रश्न के संबंध में दो विचार आते हैं। पहला विचार जो है, पहला मत है कि मानव अधिकार जो है सभी प्राणियों में अंतर्निहित होते हैं। मानव अधिकार का अधिकारी सभी प्राणी हैं। उन्हें अपनी गरिमा बनाए रखने के लिए मानव अधिकार जन्म से ही प्राप्त होते हैं। सभी मानवों को जन्म से ही मानवाधिकार प्राप्त होते हैं और इसलिए राज्यों की यह बाध्यता होती है कि वे सभी व्यक्तियों को उनके कामों पर बिना ध्यान देते हुए मानव अधिकार प्रदान करें। व्यक्तियों को मानव अधिकार प्रदान करना राज्य की एक बाध्यता है। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा के अनुच्छेद 1 में यह स्पष्ट रूप से लिपिबद्ध किया गया है कि सभी व्यक्ति प्राणी गरिमा एवं अधिकारों की दृष्टि से स्वतंत्र एवं समान पैदा हुए हैं। इसके अतिरिक्त अनुच्छेद 2 में कहा गया है कि सभी व्यक्ति घोषणा में उल्लिखित सभी अधिकारों को बिना मूल वंश, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनैतिक अथवा अन्य विचार, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक उद्भव, संपत्ति, जन्म स्थान अन्य धारण करेंगे। सभी व्यक्तियों शब्दों से इस बात का संबोधन होता है कि किसी भी व्यक्ति को इन अधिकारों से वंचित नहीं रखा जाएगा। केवल आपातकाल इमरजेंसी में कुछ अधिकारों को
कुछ समय के लिए निलंबित किया जा सकता है। आपातकाल में राज्य को सिविल एवं राजनीतिक अधिकार पर संविदा के परिच्छेद 4 के अंतर्गत प्रावधानित रूप में कतिपय मानव अधिकारों को निलंबित करने की स्वीकृति देती है, किंतु निर्बंधों का प्रयोग केवल विधि द्वारा ही किया जाना चाहिए और निर्बंधों का प्रयोग केवल उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए जिसके लिए उनको बनाया गया है। मानव अधिकार की सार्वभौमिक घोषणा में और अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं में आतंकवादियों के संबंध में राज्य की बाध्यता को कम करने के लिए कोई भी प्रावधान नहीं किया गया है। महासभा ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, महासभा ने 12 दिसंबर 1997 को एक संकल्प पारित कर राज्यों मतलब देशों से आतंकवाद को समाप्त करने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपायों को करने के लिए कहा है, परंतु वे उपाय अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होनी चाहिए। यानी महासभा ने 12 अक्टूबर 1997 को एक संकल्प पारित कर सभी देशों को आतंकवाद को समाप्त करने के लिए, आतंकवाद को खत्म करने के लिए आवश्यक और प्रभावी उपायों को करने के लिए कहा है। लेकिन यह जो उपाय होंगे, यह जो प्रयास होंगे, वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप होंगे, इंटरनेशनल लॉ के खिलाफ नहीं होंगे, इंटरनेशनल लॉ के मापदंडों को पूरा करेंगे। तो एक तो ये थॉट है कि जाति, धर्म, वंश, मूल वंश, रंग, लिंग, भाषा, राजनीतिक या सामाजिक आधार, संपत्ति, जन्म स्थान, इन सभी के आधार पर सभी को मानव अधिकार समान रूप से मिला हुआ है। इनको विशेष परिस्थितियों में ही निलंबित किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में ही इन्हें कुछ समय के लिए छीना जा सकता है। महासभा ने, जो संयुक्त राष्ट्र संघ की महासभा है, जनरल असेंबली जिसको कहते हैं, महासभा ने 18 दिसंबर 2002 को एक और संकल्प पारित किए। और पुनः दोहराया कि राज्यों को आश्वस्त होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि, विशेष रूप से अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों, शरणार्थी एवं मानवीय विधि के अंतर्गत अपनी बाध्यताओं के अनुपालन में आतंकवाद से लड़ाई करना है। यानी द्वारा जो संकल्प पारित हुआ, उसमें दोहराया गया कि राज्यों को एकदम इस संबंध में आश्वस्त हो जाना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार जो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार प्राप्त है, जैसे शरणार्थी एवं मानवीय विधि जो है, जो शरण लिए हुए हैं, उनके संबंध में जो लॉ है, उसके अंतर्गत अपनी बाध्यताओं के अनुपालन में आतंकवाद से लड़ाई करना है। इस प्रकार से इस दृष्टिकोण के अनुसार प्रति आतंकवाद, काउंटर टेररिज्म की कार्यवाही में मानवाधिकारों का उल्लंघन नहीं किया जाना चाहिए।
आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकारों के उत्तरदायित्व को ध्यान में रखना चाहिए। यानी कि जो युद्धबंदी बनाए जाते हैं या और शरणार्थी हैं, उनके लिए जो अंतर्राष्ट्रीय कानून मापदंडों को अपनाती है, उन मापदंडों को अपनाते हुए राज्य को या देश को इसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। आतंकवाद की रोकथाम में मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण अत्यंत आवश्यक है। आतंकवाद की रोकथाम में मानवाधिकारों का संवर्धन एवं संरक्षण नितांत आवश्यक है। यानी इस संबंध में किसी भी प्रकार की कार्रवाई से अन्य व्यक्तियों को या अन्य समुदायों को परेशानी नहीं होनी चाहिए। यदि आतंकवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो प्रक्रिया स्वयं में अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप नहीं होगी। यानी इसका मतलब यह हुआ कि यदि आतंकवाद को समाप्त करने की प्रक्रिया में प्रोसेस में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है तो यह जो प्रक्रिया है अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुरूप नहीं माने जाएगी। यानी आतंकवाद समाप्त करने के लिए जो इंटरनेशनल लॉ है उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इंटरनेशनल लॉ जो मानवाधिकारों को संरक्षित करती है उनका भी उन पर प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए कार्रवाई से, प्रोसेस से। उनको अक्षुण्ण रखते हुए राज्यों को कार्रवाई की जानी चाहिए। ये तो हो गया आतंकवादियों के विरुद्ध कार्यवाही के संबंध में पहला मत, जो धर्म, जाति, वंश के आधार पर सभी को समान मानते हैं और समय समय पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ने कई संकल्प पारित किए हैं संशोधन करते हुए। उसी प्रकार इनका दमन किया जाना चाहिए जो अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो। दूसरा मत भी है, इन आतंकवादियों के संबंध में मानवाधिकार देने के पक्ष में, मानवाधिकारों की स्वीकृति के पक्ष में या मानवाधिकार प्रदान किए जाने के संबंध में एक दूसरा मत भी है। दूसरा मत यह है कि आतंकवादी जो है अन्य व्यक्तियों के मानव अधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए उन्हें दंडित किया जाना चाहिए तथा उन्हें कोई मानव अधिकार प्राप्त नहीं होता है। यानी दूसरे मत के लोगों का कहना है कि ये जो आतंकवादी है अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों को छीनने का काम करते हैं, अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने का काम कर सकते हैं, अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों को नष्ट करने का काम करते हैं, अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों को प्रभावित करने का काम करते हैं। इसलिए इन्हें किसी भी प्रकार का मानवाधिकार प्राप्त नहीं होना चाहिए।
और उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाना चाहिए। और किसी भी प्रकार की राजनीतिक सहानुभूति और अथवा राष्ट्रीयता पर बिना ध्यान दिए दंडित किया जाना चाहिए। यानी कि किसी भी प्रकार का राजनीतिक सहानुभूति नहीं मिलनी चाहिए, और वह किसी भी देश के हो, किसी भी राष्ट्र के हो, किसी भी समाज के हो, किसी भी धर्म के हो, किसी भी समुदाय के हो, सभी को जो इस तरह का कृत्य करते हैं उनको दंडित किया जाना चाहिए। देश के कानून के अनुसार उनको और अंतर्राष्ट्रीय विधि के अनुसार उनको दंडित किया जाना चाहिए। आतंकवादी कृत्यों को करने वाले लोग अन्य व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं और इसलिए वे स्वयं के मानवाधिकारों से वंचित हो जाते हैं। यहाँ सीधा कंसेप्ट है दूसरे मत वालों लोगों का कि जो व्यक्ति दूसरे के मानवाधिकारों का उल्लंघन करते हैं, बेवजह हत्या करते हैं, बेवजह राष्ट्रीय संपत्तियों को नुकसान पहुंचाते हैं, बेवजह लोगों पर जुल्म करते हैं, उनको मानवाधिकार प्राप्त करने का या मानवाधिकार मांगने का अधिकार ही नहीं है। जैसे ही वो दूसरे के मानवाधिकारों को छीनते हैं, जैसे ही वे दूसरे के मानवाधिकारों को प्रभावित करते हैं, उनके जो मानवाधिकार हैं स्वतः समाप्त हो जाते हैं, स्वतः खत्म हो जाते हैं। इस प्रकार के जो दृष्टिकोण के अनुसार आतंकवादी अपने मानवाधिकार इस आधार पर खो देते हैं कि उन्होंने दूसरे व्यक्तियों के मानवाधिकारों का उल्लंघन किया है, दूसरे लोगों के मानवाधिकारों को प्रभावित किया है, दूसरे लोगों के मानवाधिकारों को छीनने का प्रयास किया है। इस आधार पर उनकी जो मानवाधिकार संबंधित अधिकार हैं, मानव के नाते जो अधिकार है वह खुद ब खुद समाप्त हो जाते हैं। ये जो दोनों दृष्टिकोण हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। ये जो दोनों दृष्टिकोण हैं एक दूसरे के विरोधी हैं। जहां प्रथम दृष्टिकोण जो है आतंकवादियों का पक्ष लेता है और परिणाम स्वरूप सरकार के विरुद्ध है, यानी आतंकवादियों का पक्ष लेना इसका मतलब है कि सरकार के विरोध में है आप। वहीं दूसरा दृष्टिकोण जो है सरकार का पक्ष लेता है। दूसरे मत के जो लोग हैं वह सरकार का पक्ष लेते हैं। जहां प्रथम दृष्टिकोण जो है, जो प्रथम मत है, इस अर्थ में आधुनिक है कि आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में वर्तमान टाइम में आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय विधि में मानव अधिकार विधि में विकास होने के कारण सरकार के व्यवहार पर सीमाएं आरोपित की गई है। प्रथम पक्ष के दृष्टिकोण का अर्थ यह है कि आधुनिक समय में जितना भी इंटरनेशनल लॉ के अनुसार जो मानवाधिकार में वृद्धि हुई है, उसके कारण जो है सरकार के व्यवहार पर कई प्रकार के नियंत्रण
सरकार के कार्रवाई पर कई प्रकार के नियंत्रण लगाए गए हैं। वहीं दूसरे दृष्टिकोण को इस अर्थ में परंपरागत माना जाता है कि मानव अधिकारों का संरक्षण या उल्लंघन स्वयं राज्यों द्वारा किया जाता है। यानी दूसरे पक्ष के जो लोग हैं तो इस अर्थ में परंपरागत माना जाता है कि मानव अधिकारों का संरक्षण या उल्लंघन स्वयं राज्यों द्वारा किया जाता है। आतंकवादियों को मानव अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय आतंकवादियों को मानव अधिकार प्रदान करने के प्रश्न पर विचार करते समय प्रभावित लोगों की संख्या के अतिरिक्त उनके कार्यों से, आतंकवादियों के कार्यों से पीड़ित व्यक्तियों, समाज पर और राज्य पर पड़ने वाले प्रभावों पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। यानी अधिकार देने से पहले यह देख लिया जाना चाहिए कि उन्होंने जो अमानवीय कृत्य किया है, अमानवीय कार्य किया है, उसमें कितने लोग पीड़ित हैं, पीड़ितों की संख्या क्या है, पीड़ितों पर क्या उसका प्रभाव पड़ा है, पीड़ित व्यक्तियों पर उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, उन अमानवीय कृत्यों से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, और राज्य पर उनके कार्यों का क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिए। समाज का कल्याण और समाज का हित तथा राज्य की सुरक्षा आतंकवादियों का मानव अधिकार प्रदान करने के निर्धारण में योगदान देते हैं। समाज का जो कल्याण का जो भावना होती है, समाज का जो भावना है कि सभी का कल्याण हो, उन्हें और उनके राज्य की सुरक्षा में आतंकवादियों के मानव अधिकार प्रदान करने में योगदान देते हैं। निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, निर्दोष व्यक्तियों की हत्या करना, संपत्ति को नष्ट करना, सरकारी संपत्ति हो या निजी संपत्ति हो, संपत्ति को नष्ट करना, और भय और आतंक का वातावरण बनाए रखना न केवल पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन माना जाता है, बल्कि इससे समाज और राज्य को भी खतरा उत्पन्न हो जाता है। पीड़ित व्यक्तियों के अधिकारों का उल्लंघन करना, आतंकवाद का वातावरण बनाए हुए रखना, इससे क्या होता है कि लोग तो प्रभावित होते ही हैं, व्यक्तियों की संख्या तो प्रभावित होती ही है, इससे आगे होता है कि समाज जो है वह बहुत ज्यादा प्रभावित होता है। राज्य को भी खतरा हमेशा बना हुआ रहता है।
राज्य के वे अधिकारी, राज्य के वे अधिकारी जो आतंकवादी हिंसा को समाप्त करने के लिए उत्तरदायी होते हैं, जिनका वह ड्यूटी होता है, को यह अधिकार है कि वे आतंकवाद के समापन के लिए, आतंकवाद की खात्मा के लिए उपाय अपनाएं, चाहे वह किसी भी देश के हों या किसी भी राज्य के हों। इनसे जो समाज प्रभावित हो रहा है, इनसे जो राज्य प्रभावित हो रहा है, इनसे जो व्यक्ति प्रभावित हो रहा है, इन सबको ध्यान में रखते हुए संबंधित देश के जो अधिकारी हैं, जो आतंकवाद विरोधी उपाय में लगे हुए हैं, उनको यह पूरा अधिकार है कि वह उसके खात्मे के लिए उचित उपाय करें, उचित उपायों को अपनाएं। उन्हें साधारण अपराधों के निवारणार्थ शासकीय उपायों की साधारण सीमाओं के अपनाने पर मजबूर नहीं किया जा सकता है। निसंदेह इस प्रकार के मामलों में आतंकवादियों को मानव अधिकार आतंकवादियों के मानव अधिकारों का दमन एवं उल्लंघन होगा, किंतु इस प्रकार के कृत्य न्यायपूर्ण होंगे, क्योंकि ये राज्य एवं समाज के व्यापक हित में अपनाए जाते हैं। उनको समाप्त करने के लिए जो कार्यवाही होगी, जो उपाय होंगे, निश्चित रूप से वह जो है उनके मानव अधिकारों का दमन करेंगे, उनका उल्लंघन करेंगे। लेकिन विराट रूप में, विस्तार रूप में समाज कल्याण के लिए, समाज को शांति का वातावरण प्रदान करने के लिए, समाज को बचाए हुए रखने के लिए ऐसे जो कार्रवाई होंगे, इनको समाप्त करने के लिए, वह न्यायपूर्ण होंगे। जस्टिस होगा देश के साथ, समाज के साथ और उन पीड़ित व्यक्तियों के साथ, क्योंकि वे राज्य एवं समाज के व्यापक हित में अपनाए जाते हैं। इनको समाप्त करने के जितने भी उपाय किए जाते हैं, वह राज्य और समाज के व्यापक हित में अपनाए जाते हैं। आतंकवाद जो है समाज तथा उन संस्थाओं के विरुद्ध एक हमला है। टेररिज्म उन संस्थाओं और समाज के विरुद्ध एक हमला है जो नागरिकों की स्वतंत्रता एवं सुरक्षा का संरक्षण करती है। जैसे रेलवे की संपत्ति है, एयरपोर्ट्स हैं, सरकारी कार्यालय हैं, सड़कें हैं, उनको जो उनसे क्या होता है, उनसे लोगों का विकास होता है। ये जो सारी संस्थाएं हैं, ये जो सारे विभागें हैं, ये लोगों के कल्याण में लगी हुई रहती है, लोगों को सुरक्षा प्रदान करने का काम करती है। और ये जो आतंकवादी होते हैं, उन चीजों को प्रभावित करने का, उनको बेपट्टी करने का काम करते हैं। इसीलिए
अंतर्राष्ट्रीय संबंध एवं सहयोग बनाए रखने के लिए इन पर नियंत्रण करना आवश्यक हो जाता है। मानवाधिकार प्रत्येक मामले में तथा सभी परिस्थितियों में, मानवाधिकार प्रत्येक मामलों में और सभी परिस्थितियों में राष्ट्रीय सुरक्षा को न्यायपूर्ण नहीं ठहरा सकता। सरकार और सरकारी संसाधन पूरी तरह से इनको समाप्त करने के लिए ठोस उपाय कर सकती है, ठोस उपाय खोज सकती है। इसमें किसी भी प्रकार का कोताही नहीं की जानी चाहिए, बल्कि और भी विधितर पैमाने पर प्रयास किया जाना चाहिए, विधितर पैमाने पर प्रयास होना चाहिए। राष्ट्रीय सुरक्षा मानवाधिकारों की क्षति को प्रत्येक प्रकरण एवं सभी परिस्थितियों में न्यायपूर्ण नहीं ठहरा सकती है। राज्यों को प्रति आतंकवादी मानक तथा मानवाधिकारों के मध्य संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता है। ऐसे आतंकवादी जो निर्दोष नागरिकों के मानवाधिकारों का हनन करते हैं, ऐसे आतंकवादी जो निर्दोष नागरिकों के, जिनका कोई दोष नहीं है, उनके मानवाधिकारों का हनन करते हैं, वे सजा के लिए अवश्य उत्तरदायी हैं, वे सजा के भागीदार हैं। और उनको विधि के अनुसार, लॉ के अनुसार, लॉ के तरीकों के अनुसार उनको सजा दिया जाना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय मानवीय विधि जैसे सैन्य विवाद में प्रयोग किया जाता है, उस तरह से आतंकवादियों के साथ प्रयोग नहीं किया जाता है। यानी जो एक देश दूसरे देश के साथ जो सैनिक युद्ध होता है, तो उसमें जो बंदी बनाए जाते हैं, जो युद्ध बंदी होते हैं, उनके मानवाधिकार अलग हैं, और जो अपने स्वार्थ के लिए और दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए आतंकवादी कृत्यों में संलग्न होते हैं, उनके मापदंड अलग हैं। आतंकवादी जो होते हैं वह शांति को भंग करने का भागीदार होते हैं, शांति को छीनने का भागीदार होते हैं। इसलिए उनके संबंध में अलग मापदंड है और युद्धबंदी के संबंध में जो है अलग मापदंड है। अर्थात जो है अंतर्राष्ट्रीय सैन्य विवादों के साथ साथ गैर अंतर्राष्ट्रीय विवाद होते हैं, जबकि आतंकवाद की घटना अधिकांशतः शांति के समय घटित होती है। उन मामलों में जहां आतंकवादियों के कार्यों से समाज और राज्य के हित प्रभावित नहीं होते हैं, उनसे भिन्न व्यवहार किया जाना अपेक्षित है। यानी कि उन मामलों में
जिससे समाज को या राज्य को किसी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता है, उनके साथ कुछ अलग व्यवहार किया जा सकता है। उनके अपराधों को सामान्य अपराधों जैसा समझा जाना चाहिए और इसीलिए उनके अधिकारों का उल्लंघन राज्यों द्वारा नहीं किया जाना चाहिए और उनकी मांगों को सुना जाना चाहिए। इस प्रकार से आतंकवादियों के मानव अधिकारों को प्रदान करना उनके कृत्यों की कठोरता बढ़ाने का काम करेगा। अतः सभी आतंकवादियों के साथ न तो एक ही समान व्यवहार अपेक्षित है और न ही उनके मानवाधिकारों का उल्लंघन। तो इस प्रकार से जो है टेररिस्ट और ह्यूमन राइट्स के कंसेप्ट में दो प्रकार के मत आते हैं। एक प्रकार के तो मत यह है कि धर्म, जाति, वंश, लिंग आदि के आधार पर और जन्म के आधार पर सभी को एक प्रकार का अधिकार मिला हुआ है, इसलिए इसमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं किया जा सकता है, किसी भी प्रकार के विरोधाभास नहीं किया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर दूसरे मत के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि आतंकवादी जो है दूसरे के हितों को, समाज के हितों को, राज्य के हितों को, राज्य के उद्देश्यों को, राज्य के कार्यों को समाज के उद्देश्यों को प्रभावित करने का काम करती है। इसलिए उन्हें मानव अधिकारों से वंचित किया जाना चाहिए या उनके जो मानव अधिकार हैं वह स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि वह निर्दोष व्यक्तियों पर जुल्म करते हैं, शांति को भंग करने का काम करते हैं, शांति व्यवस्था बिगाड़ने का काम करते हैं। इसलिए उन्हें वह किसी भी प्रकार के मानवाधिकारों का अधिकारी नहीं है, मानव अधिकार प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने वायुयान अपहरण, एयरक्राफ्ट हाईजैकिंग, जैसे मामलों में भी बहुत से अभिसमयों को स्वीकार किया है, बहुत से समय पर कानून बनाया है। और उनको पनिशमेंट करने का कई प्रावधान संयुक्त राष्ट्र ने बनाया है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इनके संबंध में दो विचार स्थापित है। नेक्स्ट में हम लोग देखेंगे इसी चैप्टर के अंतर्गत दूसरा चैप्टर मानव अधिकार के अंतर्गत ही
आगे में दूसरा चैप्टर देखेंगे। आप लोग सुरक्षित रहें, घर पर रहें, WHO के निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का खास करके पालन करें। सोशल डिस्टेंसिंग से अच्छा होगा इसको फिजिकल डिस्टेंसिंग कहना, उनका पालन करें। ये समय भी जो संक्रमण काल का चल रहा है, ये भी गुजर जाएगा, अच्छे दिन आएंगे। सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें और किसी भी प्रकार का पेपर से संबंधित, इस चैप्टर से संबंधित, ह्यूमन राइट्स से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार का जिज्ञासा हो, तो आप मुझे फोन करके, किसी भी समय मैसेज करके आप इसको भेज सकते हैं। मेरी पूरी कोशिश होगी कि हम इसको आपको निवारण करने का, उन प्रश्नों के निवारण करने का हम प्रयास करें। और कोर्स से संबंधित या अन्य पेपर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न हो, किसी भी प्रकार की जिज्ञासा हो, तो आप हमसे बात कर सकते हैं। धन्यवाद।